सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह आप लोग ने देख रहा होगा कि अभी जो है हम लोग अंतिम सीरीज चला रहे हैं और अंतिम सीरीज में दोस्तों ये आपका वीडियो नंबर 6 होगा। इससे पहले हमने 5 वीडियो आपको करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आज जो है दोस्तों 2 PM में आपको जो है याद रखनी है, मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन आ रहा है। इसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी सवाल आपको पूछे जाते हैं वो आपको समाप्त हो जाएगा। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त भी करेंगे और इसका पूरा मैराथन आपको हम करवाएंगे। ये आपको 2 PM में वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगर हम लोग बात करेंगे वेद, तो अभी भारत में कितने वेद थे दोस्तों? प्राचीन भारत में 4 वेद थे। वो कौन कौन थे दोस्तों? तो एक था आपका ऋग्वेद, क्या बोलेंगे? ऋग्वेद। दूसरा कौन हो जाएगा? आपका सामवेद हो जाएगा। और तीसरा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद, क्या बोलेंगे? यजुर्वेद हो जाएगा। और लास्ट में आपका कौन आया? अथर्ववेद आया, क्या बोलेंगे? अथर्ववेद। तो ये जो वेद था, इस वेद में जो है सबसे प्राचीन वेद कौन था? ऋग्वेद था। तो ऋग्वेद में टोटल जो है 10 मंडल हुआ और 10 मंडल के साथ साथ 1028 सूक्त भी हुए। और ये भी जो है आपका बिहार पुलिस पूछ लिया है, ठीक है। तो इसी 10 मंडल में याद रखनी है, 9वें मंडल में जो है बोल सकते हैं देवता सोम का जो है उल्लेख किया गया, क्या बोलेंगे? देवता सोम का उल्लेख किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं पर बात करेंगे तीसरे मंडल में जो है बोल सकते हैं जो आपका जो किया गया था, तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। गायत्री मंत्र जो आपका होता है ओम भूर्भुवः, और इसका रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो विश्वामित्र हो जाएंगे, वसुमित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर यहाँ पर 10वां मंडल है तो 10वें मंडल को भी ध्यान दीजिएगा। 10वें मंडल में जो है याद रखनी है 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, क्या बोलेंगे? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखनी है, पहले जो है याद रखनी है जो पूजा पाठ करेगा उसको क्या बोलेंगे? ब्राह्मण बोलेंगे। जो याद रखिएगा शासन प्रशासन बोलेगा उसको क्या बोलेंगे? क्षत्रिय बोलेंगे, क्या बोलता है? क्षत्रिय बोलता है, ठीक है। और जो याद रखेगा ऊपर के तीनों लोगों का जो सेवा करेगा, मतलब जो व्यापार वाणिज्य करेगा उसको वैश्य बोलेंगे, और ये तीनों का जो सेवा करेगा उसको बोलते थे क्षूद्र। तो यही जो है याद रखनी है, ये 10वें मंडल में पहली बार क्षुद्र की चर्चा की गई थी। तो ये सभी बातों को एकदम ध्यान देनी है। आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जैन धर्म, तो जैन धर्म में टोटल दोस्तों आपको पता होगा 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। और 24 तीर्थकर में याद रखनी है जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर जो हुए आपका ऋषभनाथ हुए, क्या बोलेंगे? ऋषभनाथ, ठीक है। ऋषभ देव भी बोलते हैं इसको, ऋषभनाथ भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग आदिनाथ के नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे? आदिनाथ के नाम से जानते हैं। और जैन धर्म का जो है बोल सकते हैं संस्थापक आपको पूछेगा तो संस्थापक भी आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है आपका ऋषभ देव हो जाएंगे, ठीक है। और याद रखनी है अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपको पूछ दिया, वास्तविक संस्थापक में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हो जाएंगे और वो कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 23वां तीर्थकर पूछा है, तो 23वां तीर्थकर कौन हो जाएगा? आपका पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पार्श्वनाथ की प्रतीक चिन्ह की बात करेगा तो ये हो जाएगा सांप, क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में। और याद रखनी है वाराणसी के अश्वसेन के राजा अश्वसेन के पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा बोल सकते हैं सांड या बैल बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर अरष्टी ने भी ये जो है 22वें तीर्थकर हुए और इसका पहचान चिन्ह याद रखनी है शंख हो जाएगा। और उसके बाद महावीर स्वामी का जो है याद रखनी है अंतिम तीर्थकर और उसका पहचान चित्र सिंह हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे की सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस अभिलेख होगा यहाँ पर, किस अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है? कई बार हमने बता दिया था। देखिए, बोल सकते हैं कि मौर्य वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक आपका देखने को मिलता है अशोक। अशोक ऐसे शासक हुए जिन्होंने की याद रखनी है सबसे पहले जो है अभिलेख जारी किया, क्या बोलेंगे? अभिलेख जारी किया। और इनका जो है याद रखनी है इन्होंने कई अभिलेख किए, लेकिन सबसे उनमें से 14 जो अभिलेख थे वो सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। और याद रखनी है ये जो आपका है मास्की, क्या बोलेंगे? मास्की हो जाएगा। उसके बाद आपका गुर्जरा हो जाएगा। उसके बाद आपका उडेगुलम हो जाएगा, उडेगुलम हो जाएगा। और याद रखनी है एक आपका नेट्टूर, क्या याद रखेंगे? नेट्टूर। ये चारों अभिलेख ऐसे हैं जिसमें कि अशोक का नाम अशोक मिलता है, क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, याद रखनी है एक है आपका भाबरू अभिलेख, क्या है दोस्तों? अशोक का है भाबरू अभिलेख। और भाबरू अभिलेख में जो है इन्होंने मगध का सम्राट बताया, क्या बताया? अपने आप को मगध का सम्राट, यानी सम्राट की उत्पत्ति को लेकर
कहाँ पर किया गया था, तो भाबरू अभिलेख में। भाबरू अभिलेख कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में है, ठीक है। अशोक से और याद रखनी है एक जो है इनका 13वां अभिलेख, आपको ध्यान दीजिएगा 13वां अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, ठीक है। कलिंग युद्ध की चर्चा एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके कई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर कब हुआ। देखिए महमूद गजनी ने जो भारत पर जो है 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया, और टोटल बोल सकते हैं 17 बार आक्रमण किया। कितना बार किया दोस्तों, 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। वहीं पर अगर बोलेंगे सबसे चर्चित जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वो कौन किया था, तो याद रखनी है 1025 ईस्वी में किया था, और इसको बोलते हैं सोमनाथ आक्रमण, ठीक है। सोमनाथ पर आक्रमण किया था, ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से बोल सकते हैं इनको जो है 20,000 दिनार की उत्पत्ति हुई थी। क्या बोलेंगे, 20,000 दिनार की उत्पत्ति हुई थी। और ये जब जा रहा था तो याद रखनी है सिंध के क्षेत्र में इनका जो है याद रखनी है जाटों ने जो है विरोध किया था, लेकिन ये जाटों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाए, पहले अपना धन जो रख आए। उसके बाद जो 1027 ईस्वी में सबसे अंतिम जो है बोल सकते हैं युद्ध किया था, वो जो है जाटों के विरुद्ध किया था। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, ना कि सोमनाथ मंदिर इनका अंतिम विजय था, ठीक है। मोहम्मद गजनबी के साथ जो भारत आने वाले जो याद रखनी है विद्वान थे वो थे अलबरूनी। क्या बोलेंगे, अलबरूनी थे। और अलबरूनी की रचना की अपन बात करेंगे तो किताब उल हिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किताब उल हिंद हो जाएगा। किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो अलबरूनी की रचना है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे 1025, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। देखिए हुमायूं जो है कई युद्ध लड़े दोस्तों, उसमें जो है याद रखनी है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में, चौसा का युद्ध अगर बात करेंगे तो ये 1539 ईस्वी में, और देवरा का युद्ध की बात करेंगे 1531 ईस्वी में। अब देख लीजिए कि सबसे पहले कौन होगा, तो ये आपका देवरा का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद चौसा का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद सरहिंद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। यहाँ पर से दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हुमायूं द्वारा जो ये बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, इसी को हम लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्नौज का युद्ध। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो लड़ा गया था 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये बोल सकते हैं मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था, और बोल सकते हैं कि आपका शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और इसमें जो हुमायूं का पराजित होता है, और हुमायूं को जो है याद रखनी है भारत से भागना पड़ जाता है, और शेरशाह सूरी ने याद रखनी है सूरी ने जो है मुगल वंश के स्थान पर सूरी वंश की नींव डाली। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा जाता है कि हुमायूं के किस में हराकर शेरशाह सूरी ने जो है मुगल वंश का स्थान पर जो है सूरी वंश का नींव डाली, तो याद रखनी है वो हो जाएगा कन्नौज का युद्ध 1540 में, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर जो 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, ये जो है उसके किसके बीच हुआ दोस्तों, तो हुमायूं और याद रखनी है सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें कि याद रखनी है सिकंदर सूरी का पराजित कर दिया, और फिर जो है हुमायूं ने पुनः जो है सूरी वंश के स्थान पर मुगल वंश की नींव डाली, ठीक है। तो इसको एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं है। देखिए ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो हमने बताया था कि कोई भी बिचौलिया नहीं होगा, तो वो हो जाएगा रैयतबाड़ी व्यवस्था। और रैयतबाड़ी व्यवस्था दोस्तों पूरे भूभाग पर 51% भूभाग पर लागू था, और बोल सकते हैं ये 1820 ईस्वी में लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था, तो याद रखनी है टॉमस मुनरो। क्या बोलेंगे, टॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा। क्या बोलेंगे, टॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया। देखिए बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति को अगर सजा देना रहता था उस समय, तो उसको जो है काला पानी का जिसको सजा पड़ता था, उसको कहाँ पर भेजा जाता था, तो याद रखनी है अंडमान निकोबार में एक जेल था जिसको बोलते थे, याद रखनी है मतलब कि यहीं पर एक जेल हुआ करता था जिसको बोलते थे काला पानी की सजा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में भेजा जाता था। तो यहीं पर दोस्तों उस समय भारत के गवर्नर थे, याद रखनी है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ऐसे भारतीय गवर्नर थे जिनका जो है याद रखनी है मृत्यु भारत में ही हो गया, और ये अंडमान निकोबार जेल गए थे घूमने, ठीक है। और वहीं पर शेर अली अफरीदी जो है याद रखनी है वहीं पर एक कैदी थे, और कैदी ने जो है इनको चाकू मारकर शाम के समय में जो है हत्या कर दिया, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड मेयो का अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो ये याद रखनी है इनका कार्यकाल जो है उतना खास नहीं है, लेकिन एक याद रखनी है भारत में जो है बोल सकते हैं
भारत में पहली बार जनगणना किसने स्टार्ट किया था? भारत में पहली बार अगर जनगणना पूछेगा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो आपका 1872 ईस्वी में हो जाएगा और वो कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड मेयो हो जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये डिजरेली का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजरेली। ठीक है, टी आर होम्स ने क्या बोला था, याद रखनी है, मतलब कि इसको बोला था हिंदू और मुस्लिम के बर्बरता का युद्ध है। क्या बोलेंगे? बर्बरता का युद्ध है। डब्ल्यू जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने भी बोला था ये हिंदू और मुस्लिम का संयंत्र है। क्या बोलेंगे? हिंदू और मुस्लिम का संयंत्र है। ठीक है, ये किसने बोला था? ये बोला था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। ये इसने भी कुछ अपना कथन दिया था। तो 1857 में जो है अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग अपना मत दिया था। तो वहीं अगर 1857 की बात करेंगे तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि कानपुर से जो है नेतृत्व किसने किया? बिहार पुलिस में यही पूछा जाता है। आपको पूछ सकता है कि अवध से जो है नेतृत्व किसने किया? आपको पूछ सकता है कि याद रखनी है मेरठ से नेतृत्व किसने किया? आपको यहीं पर पूछ सकता है कि दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया? आपको पूछ सकता है यहीं पर, आपको पूछ सकता है दोस्तों इलाहाबाद से किसने किया? क्या पूछ सकता है? इलाहाबाद से किसने किया? यहीं पर आपको पूछ सकता है कि बिहार के आरा से किसने किया? जगदीशपुर से किसने किया? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कानपुर से कौन हो जाएंगे? तो नाना साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नाना साहब। अवध से कौन हो जाएंगे? तो बेगम हजरत महल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेगम हजरत महल। मेरठ से कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो कदम सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे दिल्ली से कौन हो जाएंगे? तो बख्त खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बख्त खां। इलाहाबाद से क्या हो जाएंगे? तो लियाकत अली खां हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? लियाकत अली खां। आरा से आपका बिहार से कौन हो जाएंगे? तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो प्रांजपेय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। ये वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है, याद रखनी है, युगांतर पत्रिका का गठन किया था। क्या बोलेंगे? युगांतर पत्रिका का जो है प्रचालन किया था। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था, तो इसका नाम था केसरी और एक पत्रिका का नाम था मराठा। यहाँ पर भाषा पूछा जाता है, केसरी जो है याद रखनी है मराठी भाषा में थे और मराठा जो है याद रखनी है इंग्लिश भाषा में थे। तो इस दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखिए कैबिनेट मिशन जो भारत आया दोस्तों कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है, 24 मार्च 1946 को आया और ये जो आए थे याद रखनी है संविधान सभा का गठन करने के लिए आए थे। क्या बोलेंगे? संविधान सभा का गठन करने के लिए आए थे और इसमें जो है 3 व्यक्ति आए थे। इसका याद करने का ट्रिक है काल। के से आपका हो जाएगा क्रिप्स, एक्सफोर्ट क्रिप्स हो जाएगा। ठीक है, ए से आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर। क्या बोलेंगे? अलेक्जेंडर हो जाएंगे, अलेक्जेंडर हो जाएंगे। और एल से आपका हो जाएगा पैथविक लॉरेंस। क्या बोलेंगे? पैथविक लॉरेंस हो जाएंगे। और याद रखनी है कैबिनेट मिशन का अगर अध्यक्ष पूछेगा तो वो आपका किसको बनाया गया था? पैथविक लॉरेंस को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। क्लेमेंट इटली नहीं था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। जब भारत देश आपका आजाद हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट इटली था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य मिलान का चयन करें। इंडियन लिंक शशिर कुमार घोष, वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, तत्वबोधनी समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर, बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय जो है याद रखनी है ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को याद रखनी है हम लोग, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या बोलते हैं? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था और पहली बार जो है आय का आकलन भी किया गया था। और आय का आकलन जो किया था 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय किया था। और इनकी एक रचना है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलेंगे? द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है इन्हीं की रचना है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया? तो किस बोल सकते हैं कि किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन का अनुशंसा किया गया? तो ये ली आयोग हो जाएगा। और याद रखिएगा ये अधिनियम था 1919 का अधिनियम था और जाके गठन कब होता है दोस्तों? 1926 में होता है। ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। अगर गठन पूछेगा तो 1926 और अधिनियम पूछेगा तो 1919 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, बटलर समिति कब आया था? 1927 में आया था। साइमन आयोग भी दोस्तों याद रखनी है भारत 1928 में आए थे। क्रिप्स आयोग जो है 1942 में आया था। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसकी डेम डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो डेकामेरॉन जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये किसका पुस्तक है? ये चीज पूछा गया है। ये एक बार देख लीजिएगा, बोकासियो का पुस्तक है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। देखिए मित्र राष्ट्र, देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध जो है याद रखनी है 1914 से लेकर 1918 तक चला। इसका कारण क्या था तो याद रखनी है ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दिया। क्या बोलेंगे, फर्डिनेंड की जो है हत्या कर दिया। इसी के द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। तो प्रथम विश्व में जो है विश्व के सभी देश जो है दो भागों में बट गए थे। एक आपका था मित्र राष्ट्र और एक आपका था धुरी राष्ट्र। क्या था, धुरी राष्ट्र। तो इसमें जो है याद रखनी है जापान हो जाएगा, आपका फ्रांस था, ठीक है, जापान था, फ्रांस था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, रूस था, ये सब जो है इसमें था। और इधर आपका था जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ठीक है, और तुर्की हो जाएगा। तो ये सब जो है धुरी राष्ट्र में थे। तो अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्र में देखिए इंग्लैंड था, फ्रांस था, जापान था, जर्मनी नहीं था। तो जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी जो है धुरी राष्ट्र में शामिल था। यहाँ पर से ये भी बात आपको पूछा जा सकता है। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। तो विश्व ग्लोब का निर्माता की बात करेंगे तो मार्टिन बेहम को कहा जाता है, ठीक है। अलेक्जेंडर मेंडर को जो है याद रखनी है मानचित्र का जनक कहा जाता है, निर्माता। क्या बोलेंगे, भारत का जो मानचित्र है याद रखनी है, विश्व का मानचित्र, उसको जो है किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर मेंडर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन में टाइटन है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। गैनीमीड जो है याद रखनी है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह अगर बात करेगा तो वो भी जो है गैनीमीड आपका हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे भौगोलिक रूप से जो है याद रखनी है, भौगोलिक रूप से जो है हिमालय भागों को चार भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसी तरह जो है प्रादेशिक रूप पे भी जो है याद रखनी है, हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। और चार भागों में जो बांटा गया है किसके द्वारा, सर सिडनी बुर्राट के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने जो बांटा है याद रखनी है, एक आपका है बोल सकते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय। उसके बाद जो है इन्होंने माता है याद रखनी है कुमायूं हिमालय। क्या बोलेंगे, कुमायूं हिमालय। उसके बाद जो है एक होता है आपका नेपाल हिमालय और एक आपका नीचे जो होता है वो होता है असम हिमालय। ये जो है हिमालय को प्रादेशिक रूप से चार भागों में बांटा है। तो पंजाब हिमालय जो है दोस्तों याद रखनी है सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है। क्या बोलेंगे, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय जो है याद रखनी है सतलज एवं बोल सकते हैं काली नदी के बीच है, ठीक है। नेपाल हिमालय की बात करेंगे काली हिमालय और काली नदी और बोल सकते हैं तिस्ता नदी के बीच है, ठीक है, तिस्ता नदी के बीच होगा। वहीं असम हिमालय की बात करेंगे तो ये तिस्ता और बोल सकते हैं दिहांग या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिहांग, इसके बीच है। तो यहाँ पर से आपको पूछा गया है काली एवं तिस्ता, काली एवं तिस्ता के बीच आपका कौन हो जाएगा, नेपाल हिमालय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। वहीं पंजाब हिमालय की अगर ऊंचाई की बात करेंगे, लंबाई की, तो 560 किलोमीटर है। कुमायूं की लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल आपका 800 किलोमीटर हो जाएगा। असम की लंबाई 760 या 720 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको एक बार ध्यान से देख लेनी है। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दर्रा, किसकी बात करेंगे, दर्रा। तो दर्रा दोस्तों ये पर मुंबई एवं पुणे के बीच जो स्थित हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भोरघाट दर्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भोरघाट दर्रा। वहीं अगर थालघाट दर्रा की बात करेंगे हम लोग, थालघाट दर्रा जो है याद रखनी है मुंबई को जो है याद रखनी है नासिक से जोड़ता है। तो मुंबई और नासिक के बीच कौन सा हो जाएगा, तो याद रखनी है वो हो जाएगा थालघाट दर्रा, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल आपको पूछा जाता है। और ये दोनों का दोनों दर्रा कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वहीं अगर पालघाट की दर्रा की बात करेंगे तो ये जो है तमिलनाडु के याद रखनी है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जो है याद रखनी है, बोल सकते हैं केरल के जो है तिरुवनंतपुरम से जोड़ती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो याद रखनी है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसी को हम लोग जो है पिग्मेलियम पॉइंट के नाम से जानते हैं, इसी को कन्याकुमारी भी बोला जाता है। वहीं सबसे अगर उत्तर में पूछेगा तो ये आपका इंदिरा कौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा कौल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पूरब में अगर बात करेगा तो सबसे पूरब में आपका हो जाएगा याद रखनी है किबीथू। क्या बोलेंगे, किबीथू। और किबीथू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे अगर पश्चिम की बात करेगा तो ये हो जाएगा गुहार मोती। गुहार मोती याद रखनी है कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में। तो ये सभी बातों को ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो ये झेलम नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झेलम। रावी नदी जो है याद रखनी है हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा से निकलती है। चिनाब नदी भी हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, याद रखनी है वारालाचा दर्रा। क्या बोलेंगे? वारालाचा दर्रा से निकलती है। सतलज नदी जो है याद रखनी है तिब्बत के मानसरोवर झील के, याद रखनी है राकसताल झील से निकलती है। क्या बोलेंगे? राकसताल झील से निकलती है। और ये सभी नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्या बोलेंगे? ये सभी नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। और सिंधु की लंबाई की बात करेंगे तो 2880 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। और ये सभी जो है इसकी सहायक नदी में माना जाता है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? अगर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड में जो है सात ताल झील है, देवताल है, राकसताल है, चंद्रताल नहीं होगा। देखिए जिसके भी अंत में ताल लगेगा 90% है कि वो जो है कहाँ का होगा? उत्तराखंड का होगा। लेकिन दो झील एकदम याद रखिएगा, चांद्रताल और सूरजताल। ठीक है, सूरजताल ये दोनों जो है उत्तराखंड में नहीं होगा। चलिए आगे की बात करेगा, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा मैंगो सेवर के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है कहाँ पर जाना जाता है? केरल में। ठीक है, पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं? नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। बंगाल में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कर्नाटक में क्या बोला जाता है? चेरी ब्लॉसम बोला जाता है। क्या बोलेंगे? चेरी ब्लॉसम बोला जाता है। ठीक है, ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन? तो बादामी क्रांति हो जाएगा मसाला उत्पादन। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, खाकी क्रांति जो है याद रखनी है चमड़ा उत्पादन से हो जाएगा। अमृत क्रांति जो है नदी जोरो परियोजना से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी जोरो परियोजना से। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग हो जाएगा। इसमें जो है विकास उद्योग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आगे की बात करेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप। वहीं अगर हम लोग राज्य में बात करेंगे तो राज्य में सबसे अधिक कौन हो जाएगा दोस्तों? केरल राज्य हो जाएगा। लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछेगा 100% जो है पूर्ण साक्षर होने वाला राज्य आपका कौन हो जाएगा? तो ये मिजोरम। लेकिन ये जो है करंट की दृष्टि से, लेकिन अभी भी जो है वर्तमान में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो केरल हो जाएगा। और सबसे अगर न्यूनतम कम पूछेगा तो वो अपना बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग पढ़िए और बिहार को जो है साक्षरता मुक्त कीजिए। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको हम लोग बोलते हैं यूएनईपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो गठन किया गया था 1945 में किया गया था। ठीक है, और इसका जो बोल सकते हैं हेडक्वार्टर की बात करेगा तो ये केन्या के राजधानी नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी में। ठीक है, तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा, निम्न में से कौन सा जैविक और जैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो बिचौलिया का कार्य कौन करेगा? तो उत्पादक करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, एक देखिए दोस्तों होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता जो है तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ताओं में आते हैं शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ताओं में शाकाहारी मांसाहारी दोनों आते हैं। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो प्रारूप समिति हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को जो है गठन किया था। इसी को हम लोग मसौदा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करेंगे प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, 6 सदस्य अलग थे और एक जो है डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष थे। उसमें जो 6 सदस्य थे आपका बिहार पुलिस में कई बार पूछ दिया है, याद रखनी है, आपको याद रखनी है के एम मुंशी। क्या बोलेंगे? के एम मुंशी को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो आपको ध्यान दीजिएगा दूसरा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। क्या बोलेंगे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। थोड़ा नाम लिख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं हम पूरा, कृष्ण स्वामी अयंगर। तीसरा की बात करेगा तो हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्या बोलेंगे? एन गोपाल स्वामी। क्या बोलेंगे? एन गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चौथा की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद, याद रखनी है सादुल्ला। क्या बोलेंगे? मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग पचमा की बात करेंगे तो पचमा हो जाएगा आपका, याद रखनी है एन माधव राव। क्या बोलेंगे? एन माधव राव किसके जगह पर आए
थे दोस्तों, तो याद रखनी है BL मित्तर के जगह पर। छठा जो हो जाएगा आपका, याद रखनी है, छठा की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा TT कृष्णामाचारी। क्या बोलेंगे? TT कृष्णामाचारी, ठीक है, TT कृष्णामाचारी। और ये किसके जगह पर आए थे? DP खेतान के जगह पर आए थे। ये सभी बातों को एकदम आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा। आगे की बात करेगा, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री की बात करेगा तो वो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है। आसफ अली जो था आपका, याद रखनी है, रेल मंत्री था। क्या था? रेल मंत्री था। जगजीवन राम जो है, याद रखनी है, श्रम मंत्री आपका था। राजेंद्र प्रसाद जो है, याद रखनी है, खाद्य मंत्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खाद्य मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल संबंधी नियुक्ति प्रक्रिया जो है, याद रखनी है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। वहीं जर्मनी से बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपातकाल होता है दोस्तों, आपातकाल में जो मौलिक अधिकार का हनन होता है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आयरलैंड से लिया गया है DPSP, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। दक्षिण अफ्रीका में से, याद रखनी है, संविधान संशोधन लिया गया है। क्या बोल सकते हैं? संविधान संशोधन को लिया गया है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? अगर हम लोग बात करेंगे छठी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, तो पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया गया है। तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन आता है? तो याद रखनी है AMTM, ठीक है। तो ए से हो जाएगा आपका असम, ठीक है। M से आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। और T से आपका हो जाएगा त्रिपुरा। क्या बोलेंगे? त्रिपुरा। और M से आपको हो जाएगा मेघालय। तो यही जो है 4 राज्यों के बारे में बताया गया। तो AMTM याद रखेगा। तो मणिपुर आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, याद रखनी है, फजल अली कमीशन के सिफारिश पर जो है 14 राज्यों का गठन किया गया था भाषाई आधार पर। और ये कब किया गया था दोस्तों? 1956 से किया गया था। उसके बाद जो है 1960 में जो है बोल सकते हैं महाराष्ट्र से होकर अलग गुजरात का गठन किया गया। फिर जो है 1963 में जो है नागालैंड का गठन किया गया। फिर 1966 में हरियाणा का गठन किया गया। फिर 1972 में जो है मेघालय का गठन किया गया था। तो इसी तरह जो किया गया था। फिर 1987 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। तो बोल सकते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो मेघालय का तो 1972 में ही कर दिया था, तो यही 1987 में नहीं किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता पिता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो ये 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे नागरिकता संबंधित जो कानून आया था वो कब बन पारित हुआ था, तो याद रखनी है 1955 में। और इस पर जो है कानून कौन बनाते हैं? तो संसद बनाते हैं। कौन बनाते हैं दोस्तों? संसद बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की चर्चा है? तो अनुच्छेद 43 हो जाएगा। अनुच्छेद 47 में जो है पोषण स्तर को बढ़ावा करना है। क्या बोलेंगे? पोषण स्तर को बढ़ावा देना। और इसी में जो है मादक पदार्थ पर भी नियंत्रण है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। क्या बोलेंगे? कृषि एवं पशुपालन की चर्चा की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 51 में क्या है? याद रखनी है विदेशी शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है हमने कई बार आपको कर दिए हैं। तो ये सभी जो है अनुच्छेद जो है DPSP से संबंधित आर्टिकल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो वो हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या बोलेंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोल सकते हैं एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि दार्शनिक थे। क्या बोल सकते हैं? दार्शनिक थे। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है। 53 में बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है। 55 में जो है निर्वाचन पद्धति है। 56 में कार्यकाल है। 57 में आपका जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में योग्यता है। 59 में आपका जो है क्या होता है? सेवा एवं शर्तें। 60 में आपका शपथ है। 61 में आपका महाभियोग है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त किया? देखिए एक आर्टिकल था 331 के द्वारा जो है लोकसभा में 2 आंग्ल समुदाय को जो है शामिल किया जाता था। और 332 में जो है एक जो है विधानसभा सीट में जो है इसको जो है शामिल किया जाता था। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है 104 संविधान संशोधन। 104 संविधान संशोधन में 2 आंग्ल इंडियन को जो सम्मिलित किया जाता था लोकसभा में और विधानसभा में एक, उसको
जो है खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि अब जो है एंग्लो इंडियन की मतलब कि बोल सकते हैं उतनी जनसंख्या नहीं रही है। वहीं 101 की बात करेंगे तो इसमें जो है जीएसटी का उल्लेख किया गया, 102 में जो है ओबीसी वर्गों के लिए किया गया था, तो 103 में जो है ईडब्ल्यूएस के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये सभी बात को भी ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है याद रखनी है, विद्युत धारा जो है अदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है याद रखनी है परिणाम नहीं हो, सिर्फ दिशा हो। लेकिन सदिश राशि की अगर हम लोग बात करेंगे तो सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। क्या बोलेंगे? परिणाम और दिशा जो है दोनों होता है, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर चाल, चाल एक प्रकार का जो है क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। जैसे एक प्रकार का हो जाएगा बेग, बेग जो है आपका क्या है? सदिश राशि। अब कैसे सदिश राशि है? अब यहाँ पर से थोड़ी सी बात को समझिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है सदिश राशि और अदिश राशि, चाल कैसे सदिश राशि है? किसी व्यक्ति को जो है बोल सकते हैं कि पटना से कटिहार स्थानांतरित करना है, तो वो बोल देगा कि 20 किलोमीटर पर आवर से जो है चल रही है ट्रेन, तो उसमें जो है दिशा का कोई भी सूचक नहीं किया, तो ये अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन वहीं जब हम लोग सदिश राशि की बात करेंगे तो बोलेगा कि याद रखनी है कोई व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर पर आवर से पटना की तरफ से कटिहार की ओर अग्रसित है, तो यहाँ पर दिशा भी बता दिया और बोल सकते हैं कि परिणाम भी बता दिया, तो ये जो है वेग आपका सदिश राशि हो जाएगा। वैसे जिसमें भी बॉल लगा रहे वो जो है अधिकांश जो है आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त जो है याद रखनी है, न्यूटन के टोटल 3 नियम है। तो न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होता है। क्या होता है? बल की परिभाषा को ज्ञात होता है। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ma। और तीसरा की बात करेगा तो इसमें जो है बल की बोल सकते हैं बल का बीच संबंध स्थापित होता है, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो यहाँ पर से हो जाएगा द्वितीय नियम, व्यंजक यानी फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? देखिए शक्ति के मात्रक एचपी है, किलोवाट है, मेगावाट है, लेकिन डब्ल्यू एच यानी कि वाट था। और याद रखनी है शक्ति के मात्रक में अगर बोल सकते हैं समय से गुना हो जाता है तो वो जो है किसका मात्रक हो जाता है? तो बोल सकते होंगे ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? अगर जल का महत्तम घनत्व की बात करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट में होगा तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसको निकालने का नियम है सही बटे 5 बराबर कर दीजिएगा F माइनस 32/9, और यहाँ पर C का मान जो है आपको 4 रखिएगा तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो गामा किरण जो है, गामा किरण जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। आगे की बात करेगा, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए अवतल केंद्र जो है इस तरह से दोस्तों रहता है। ठीक है, अवतल केंद्र में जब जाएगा दोस्तों, कोई भी वस्तु बोल रहा है कि केंद्र पर होगा, ये मान के चलते हैं सेंट्रल पर होगा, तो वक्रता उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब भी दोस्तों याद रखनी है, ये जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होता है? सबसे पहले याद रखनी है विद्युत फ्यूज को पतला होनी चाहिए, गलनांक जो है क्या होना चाहिए दोस्तों? निम्न होना चाहिए, मतलब कि तुरंत गलनांक गल जाए। ठीक है, तभी आपका जो है शॉर्ट सर्किट होने से बचेगा। और याद रखनी है प्रतिरोध जो है क्या होना चाहिए दोस्तों? उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तार जो है याद रखनी है छोटा होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए उच्च गलनांक कर दिया, निम्न गलनांक निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक गलत हो गया, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? धातु की बात करेगा तो वो एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर उपधातु की बात करता है तो वो आपका क्या हो जाता है? सिलिकॉन हो जाता है। वहीं पर अगर तत्व की बात करेगा, तत्व जो है कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक, दाब जब भी बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? तो डी ब्रोगली ने किया। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तरंग बोलेगा तो डी ब्रोगली, लेकिन यहीं पर याद रखनी है प्रकाश की तरंग, क्या बोलेंगे? प्रकाश की तरंग, तो प्रकाश की तरंग की खोज किसने किया? हाइगेंस के द्वारा किया गया था, तो ये चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। आगे की बात करेगा, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो आवर्त सारणी के अष्टक सारणी का
नाम जो है न्यूलैंड्स ने दिया था। डोवरियर ने याद रखनी है तिर्यक नियम का सिद्धांत दिया था, ठीक है। मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी के बोल सकते हैं कि जन्मदाता कौन हो जाएंगे, तो वो आपका मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर सजाया था, क्या बोलेंगे, परमाणु भार पर सजाया था। मोसले जो को आधुनिक बोल सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बोला जाता है। और इन्होंने जो है किस पर साजा था, परमाणु संख्या पर दिया था, ठीक है। ये सब बात को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, कोशिका की केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। स्चिम्पर ने क्या किया था, तो याद रखनी है क्लोरोप्लास्ट का खोज किया था। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट का जो है खोज किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है स्चिम्पर में। पेलेट ने जो है याद रखनी है राइबोजोम का खोज किया था। किसका खोज किया था दोस्तों, राइबोजोम का किया था। फोंटाना का देख लीजिएगा, शायद इन्हें जो है न्यूट्रॉनों का खोज किया था। तो आज हमने दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन कराए, सभी सब्जेक्ट से लेकर कराए, और एग्जाम तक आपका ये चलता रहेगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और अब 2 बजे जरूर जुड़िएगा, उसमें जो है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।